हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ़ोन स्टडी। आप लोगों ने और सारे वीडियोस देखे होंगे और आज जैसा कि मैं बता दूं, आज 15th डे है, 15वां दिन है, जो कि हमारी सीरीज़ चालू है 1000 क्वेश्चंस की। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग आपके लिए रोज़ लेके आ रहे हैं। रोज़ 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर शामिल है। तो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि MPTET वर्ग 3 की एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में जो कि आने वाली है 3 से 4 महीने के भीतर इसकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके बहुत मायने भी रखता है और ईजी भी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहले के साथ में, फर्स्ट के साथ में देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप भूगोल की कक्षा में छात्रों को मानचित्र देखने के बारे में पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप उनको क्या बताएंगे? इसके ऑप्शन है: अ, नक्शे में अलग अलग रंग किस बात के द्योतक है। ब, नक्शे का पैमाना क्या है। स, नक्शे में दिया दिशा कैसे जानते हैं। और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण आदि। द, नक्शे का संकेत क्या प्रकट करता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो हम लोग 10 सेकंड का समय देते हैं आपको हर क्वेश्चंस को हल करने के लिए। और क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इसके ऑप्शंस भी थोड़े पढ़ने में ऐसे लग रहे हैं। आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। आप भूगोल की कक्षा में छात्रों को मानचित्र देखने के बारे में पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप उनको क्या बताएंगे? ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए थे, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, नक्शे में दिशा कैसे माने जाते हैं। मतलब कैसे हम एक नक्शे के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वगैरह देखते हैं, उससे उनको सबसे पहले दिशा का अगर ज्ञान हुआ तो वे उसके आगे की चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो दिशा का बोध होना सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी नक्शे के अंदर। ठीक है, वही आपको आंसर करना था। तो अलग अलग रंग किस बात के द्योतक है, नक्शे का पैमाना क्या है, नक्शे का संकेत क्या प्रकट करता है, ये सभी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बताने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या है, क्या आपको उसे दिशा बतानी है कि किस दिशा, कौन सी दिशा, किस तरीके से क्या बताया गया है एक नक्शे के अंदर। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, गणित की 5वीं कक्षा में छात्र बहुत शोर मचाते हैं, इसका कारण यह हो सकता है कि। तो आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए। इसके ऑप्शंस है: शिक्षण पद्धति से ठीक तरह से अवगत नहीं हो। ब, कक्षा में अनुशासन नहीं रख पाता। सब, बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते। द, बच्चों को विषय अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, उसका आंसर करें। 10 सेकंड है आपके पास में। गणित की 5वीं कक्षा में छात्र बहुत शोर मचाते हैं, इसका कारण यह हो सकता है कि। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, शिक्षण पद्धति से ठीक तरह से अवगत नहीं हो। तो कक्षा कोई सी भी हो, अगर हम लोग देखते हैं तो छोटी कक्षा के बालक बालिकाएं जो रहते हैं, वे ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण इसी को चीज़ को दिया जाता है कि शिक्षण पद्धति से ठीक तरह से अवगत नहीं है वे। उन्हें थोड़ा सा भी अनुशासन में नहीं अनुशासन के बारे में नहीं बताया गया हो, तो वे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि वे शोरगुल करें या किसी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं ग्रहण करें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कक्षा शिक्षण में शिक्षक छात्र को, इसके ऑप्शन से: अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ब, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। स, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। या द, अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो जैसा 10 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर करें। कक्षा शिक्षण में शिक्षक को छात्र को। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो एक शिक्षण में शिक्षक को छात्र को, मतलब शिक्षक छात्र को किस तरफ लेके जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपने देखा,
और मेरे ख्याल से आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को मार्क कर ले और मैं क्रॉस चेक करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा। बट मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ये गलत हो सकता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए सही आंसर होगा, तो इसको करेक्ट कर ले। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो। इसके ऑप्शन है अ, उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, ब, वह विषय केंद्रित हो जाएगा, स, वह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, या द, वह छात्रों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर करें, 10 सेकेंड है आपके पास में। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो एक लोचशील वाली बात का मतलब ये है कि हर छात्र के अलग अलग सीखने के पैमाने होते हैं। किसी की सीखने की मतलब कैपेसिटी, या हम लोग कह सकते हैं कि कोई अच्छे से जल्दी सीख जाता है और कोई धीरे धीरे संभल पाता है या धीरे धीरे सीख पाता है। तो अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, यही एक कारण हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 बिना किसी देरी के। गांधी जी ने जिन 3 H की शिक्षा पर बल दिया था, उनमें निम्नांकित एक यह है। इसके ऑप्शन से अ, हृदय, ब, मस्तिष्क, स, हाथ, द, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर करें, इजी प्रश्न है, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा। गांधी जी ने जिन 3 H की शिक्षा पर बल दिया था, उनमें निम्नांकित एक यह है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो 3 H की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें 3 H कौन कौन से हैं? एक है हार्ट, दूसरा है हेड और दूसरा है हैंड। ठीक है, इनको हिंदी में हृदय, मस्तिष्क और हाथ कहेंगे। तो जो 3 H हैं, गांधी जी के 3 H, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा गया है पुराने एग्जाम्स के अंदर। आप देखेंगे पुराने पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है 3 H, हार्ट, आपका हेड और हैंड, इसको हिंदी में कहते हैं हृदय, मस्तिष्क और हाथ। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकृतिवाद इसी का उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है। इसके ऑप्शंस है अ, प्रयोजना विधि, ब, करके सीखना विधि, स, विचार विमर्श विधि, या द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है, फटाफट से। प्रकृतिवाद शिक्षा उपागम के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1956 भारत में बुनियादी शिक्षा योजना को क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित संस्था खोली गई। इसके ऑप्शन से अ, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन संस्था, ब, राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान, स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, या द, उपरोक्त सभी। तो आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और इसका आंसर देना है। वर्ष 1956 भारत में बुनियादी शिक्षा योजना को क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित संस्थान खोली गई। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान। तो बात बुनियादी शिक्षा की थी, इसीलिए राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान। और इसके सन को आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न को दूसरी तरफ से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान को कौन से सन में खोला गया, इस योजना को या ये संस्था कब खोली गई। तो आपको सन भी ध्यान रखना है, इसका सन है 1956। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम, इसके ऑप्शन से अ, प्राइमरी स्कूलों के लिए, ब, मिडिल स्कूलों के लिए, स, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, या द, सभी स्कूलों के लिए है। तो जल्दी से इसका आंसर करें, 10 सेकेंड है आपके पास में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड मैं पहले भी आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ध्यान से इसके आपको प्रश्न पढ़ना है और उसके उत्तर करना है। फटाफट से इसका आंसर करें। इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है प्राइमरी स्कूलों के लिए है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड मैंने आपको 4 से 5 प्रश्न पहले भी करवा चुका हूँ पुरानी स्लाइड्स के अंदर। आपने अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखें, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे जो एक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय यह भी था। इसके ऑप्शन से अ, विज्ञान, ब, गणित, स, हेतु विद्या, या द, संस्कृत।
तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकंड है। बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय यह भी है था, तो कौन सा था, आपको उसके बारे में बताना है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गणित। तो बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित एक विषय गणित भी था। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था कि हेतु विद्या क्या है, और हेतु विद्या भी हो सकता है, बट इसका आंसर होगा गणित। आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये आपको दे रखे ऑप्शन, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन है गणित। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था। इसका ऑप्शन है अ इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य, ब शारीरिक दंड की व्यवस्था, स महिला शिक्षा की अवहेलना, या द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य, अब किसी के ऊपर अगर किसी भी विषय की शिक्षा करने के लिए अगर आप अनिवार्यता डालेंगे या उसके ऊपर आप जोर आजमाइश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक ये है कि आप उसको शिक्षा, एक छात्र को शिक्षा दें, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अनिवार्य करना गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक दंड की व्यवस्था। तो किसी भी इंसान या किसी भी छात्र को आप शारीरिक दंड देकर उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा और उसके दिमाग में नकारात्मक सोच ही आएगी, तो वो भी गलत हो जाएगा। महिला शिक्षा की अवहेलना, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी रेस हो, कोई भी कास्ट हो, हर इंसान के साथ में एक जैसा समान व्यवहार होना चाहिए। तो महिलाओं को भी शिक्षा लेने की पूरी अनुमति है, और अनुमति क्या है कि मतलब महिलाओं को तो शिक्षा ज़रूर देना ही चाहिए। और अदरवाइज़ ये भी एक मुस्लिम शिक्षा की जो पुराने समय की थी, अभी फ़िलहाल में जो डेवलपमेंट है, अभी फ़िलहाल में चीज़ें बदल चुकी है। तो ये हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दोष था। ये तीनों ही बहुत बड़े दोष थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे हम लोग देखते हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है। तो एक और प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन है अ फखरुद्दीन अली अहमद, ब डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, स डॉक्टर जाकिर हुसैन, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से इसका ऑप्शन को पढ़े और इसका आंसर करें। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कई बार नाम में फेरबदल हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा प्रदर्शन के अनुसार है। इसके ऑप्शन है अ प्रकृतिवाद, ब मोक्षवाद, स यथार्थवाद, द आदर्शवाद। तो आप एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे, इसका मतलब अगर जिन्हें पता होगा वे इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। जल्दी से इसका आंसर करें। अ प्रकृतिवाद, ब मार्क्सवाद, स यथार्थवाद, द आदर्शवाद। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षा दर्शन के अनुसार यही एक उपरोक्त मान्यता होगी, इस श्लोक के अनुसार भी। और एक हम लोग वास्तविक जीवन के बारे में बात करें तो उसमें भी हम एक गुरु हमारे लिए एक आदर्श होते हैं, और उन्हीं से वो एक शिक्षक हम लोग उन्हीं से ही एक छात्र अच्छी तरीके से अपने जीवन के सारे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान और सारे हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आदर्शवाद इसका आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न 13th क्वेश्चन। मानव यंत्र का पूर्ण बनाना यह उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति का है। इसके ऑप्शन से अ आदर्शवाद, ब प्रकृतिवाद, स यथार्थवाद, द उपरोक्त सभी। तो कंफ्यूज ना हो, पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, ध्यान से इसका प्रश्न पढ़ें और इसका आंसर करें। आपके पास में 10 सेकंड है। मानव यंत्र का पूर्ण बनाना यह उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति का है। तो इसके ऑप्शंस देख लिए होंगे आपने। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है प्रकृतिवाद। मानव यंत्र का पूर्ण बनाना यह उद्देश्य कौन से शिक्षा दर्शन का है, तो
प्रकृतिवाद के अनुकूल शिक्षा पद्धति का है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। रविंद्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम इन विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित पर कृतियों में भाग लेने पर भी बल दिया। इसके ऑप्शन है अ कला, ब संगीत, स पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं या द नृत्य। तो जल्दी से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है, फटाफट से। आपने एक बार ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम इन विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित पर कृतियों में भाग लेने पर भी बल दिया। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। तो प्रश्न आसान था, सिर्फ आपको पढ़ना था और अच्छे से इसका आंसर करना था। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अब हम लोग 15th क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद शिक्षा किस पद्धति के समर्थक थे? शिक्षा की किस पद्धति पर के समर्थक थे? इसके ऑप्शन से परंपरागत प्रणाली, ब पाश्चात्य प्रणाली, स प्रश्नोत्तर प्रणाली, द इनमें से कोई नहीं। तो जो अच्छी तरीके से अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जिसने पढ़ा होगा उसे इस प्रश्न का आंसर अच्छी तरीके से पता होगा। ध्यान से 10 सेकंड का आपके पास में जो समय है वो शुरू हो चुका है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की किस पद्धति के समर्थक थे? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने किताबों में और अपनी चीज़ों में उल्लेख भी किया है इन चीज़ों के बारे में, और हम लोग इतिहास के बारे में या उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे एक प्रश्नोत्तर प्रणाली की पद्धति के बहुत बड़े समर्थक थे। कैसे एक छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छे से संवाद होंगे और उनकी वजह से हम लोग उस छात्र को भी ज्ञान होगा और उस शिक्षक को भी उस छात्र के बारे में ज्ञान होगा कि वह किस तरीके की शिक्षा किस तरीके से ग्रहण कर पाएगा। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली महत्वपूर्ण प्रणाली होगी, एक किसी भी छात्र के ज्ञान अर्जन करने में भी और छात्र को शिक्षक को किसी छात्र को सिखाने में भी। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा पर, इसके ऑप्शन से अ बल दिया गया, ब कोई बल नहीं दिया गया, स अधिक व्यय किया, या द इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा। मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा पर, जिसे पता होगा वे बताएं अच्छी तरीके से, और मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर सही तरीके से पता होगा। देखते हैं इसका प्रश्न का आंसर। ठीक है, अधिक व्यय किया गया, तो अध्यापक शिक्षा पर तो खर्च किया लेकिन आपने शिक्षा पर खर्च नहीं किया। ठीक है, देखते हैं इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? इसके ऑप्शन है अ सामाजिक नियंत्रण करना, ब व्यक्तित्व को सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना, स सामाजिक परंपरा की सुरक्षा तथा स्थानांतरण करना, या द उपयुक्त सभी। ध्यान से इसके ऑप्शंस पढ़ें, ऑप्शंस बड़े हैं, लेंदी है, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन से कार्य हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है व्यक्ति को सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना। तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का यही एक महत्वपूर्ण कार्य होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है। इसके ऑप्शन से अ मौज करो, ब जियो और जीने दो, स निष्क्रिय रहो, द उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है, तो मेरे ख्याल से हर इंसान को पता होगा हम एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप निवास कर रहे हैं, भारत जिसका नाम है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जियो और जीने दो। तो आपको पता होगा इसके बारे में। और अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? अ शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, ब अनुशासन के क्षेत्र में, स पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, या द उद्देश्य के क्षेत्र में। तो फटाफट से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकंड का समय है। प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, या द उद्देश्य के क्षेत्र में। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में। प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन शिक्षण विधियों के क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में कौन से सामाजिक परिवर्तन की इकाई है? इसके ऑप्शन से अ परिवार, ब विद्यालय, स धार्मिक स्थल, या द उपयुक्त सभी। तो आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर आपको करना है 10 सेकंड के अंदर, फटाफट से इसका आंसर करें। निम्न में कौन से सामाजिक परिवर्तन की इकाई है?
तो देखते हैं इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थल, ये तीनों ही सामाजिक परिवर्तन की इकाई है। परिवार के अंदर भी एक बच्चा और एक छात्र अच्छी तरीके से अनुशासन को सीखता है, विद्यालय के अंदर भी सीखता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, और एक धार्मिक स्थल पर भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंदर जो परिवर्तन है उसमें इन तीनों का ही बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहता है, एक स्थान है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे होंगे जो कि आपने पुराने कभी किसी और में नहीं पढ़े होंगे। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, और आपके हर क्वेश्चंस को मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर मे बी पॉसिबल इन स्लाइड्स के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बने रहें, इस तरीके के वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगे, सिवाय संडे को छोड़ के। हम लोग संडे को एक छुट्टी रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीकली और रोज़ाना वीडियोस मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें बताएं आप अगर और किसी टॉपिक पे या और किसी और तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें, और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप फीडबैक्स दे सकते हैं। आज के भी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।